में दो कार्बन एटम्स होते हैं, उनके ऊपर CH2 होता है। उन हाइड्रोजन्स को डिस्प्लेस करके डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स लगाए गए, जिसकी वजह से क्राउडिंग जनरेट करी गई, और उसका इम्पैक्ट रिएक्शन रेट पे, ओवरऑल ऑब्जर्व्ड रिएक्शन रेट पे क्या होगा वो स्टडी कराया गया। तो इस तरह का रिजल्ट आया। रेट कांस्टेंट फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ द ट्रांस कॉम्प्लेक्स विद वाटर, एंड द प्रोडक्ट इज, एक क्लोराइड निकल जा रहा है और एक क्लोराइड रहेगा। तो अगर लिगेंड इथिलीन डाइमीन सिंपल है तो उसके आगे 1.9 × 10⁻³ जो है ये अपना रेट कांस्टेंट है। अगर एक हाइड्रोकार्बन पे CH2 ही रहा, दूसरे कार्बन पे CH की जगह CH3 मिथाइल सब्स्टिट्यूशन कराई गई, तो देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर रहा 3.7, ऑलमोस्ट मतलब कह दीजिए 75% या डबल के हो रहा है, 80% इंक्रीज हो रहा है। तीसरे में दोनों कार्बन के ऊपर CH3 डाला गया, तो रेट देखिए और कितना गुना बड़ा, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। फिर ये लेफ्ट पे DL है, क्योंकि जो ही आप सेंट्रल कार्बन एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप्स डालेंगे तो वो फिर कायरल कार्बन बन जाएगा। फिर दो कार्बन एटम है तो दोनों कायरल हो जाएंगे। अगर मेजो है, DL मिक्सचर है तो 8.8, अगर मेजो है तो 250 टाइम्स। इसका मतलब है जो ओरिएंटेशन है इसमें स्पेस में इन ग्रुप्स की, वो भी अपना इम्पैक्ट दिखा रही है। और तीसरा रिएक्शन की दोनों कार्बन्स पे दो दो मिथाइल ग्रुप डाले गए, टेट्रा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, तो बहुत रिएक्शन फास्ट हुई। और लास्ट वाला है कि सेंटर में कार्बन एटम बढ़ाया गया, तो इथिलीन डाइमीन 5 मेंबर रिंग बनाता है मेटल के साथ। अगर एक ये प्रोपाइलीन डाइमीन है लास्ट वाला लिगेंड, जिसमें प्रोपाइल ग्रुप है सेंटर में, तो इसका मतलब रिंग का जो है साइज है बड़ा हो गया, और उसकी वजह से ये अपना क्राउडिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, और रिंग क्योंकि बड़ा हो गया तो रिएक्शन रेट देखिए 600 हो गया। There is correlation, 1:1 correlation between rate and increased carbon methyl substitution on the ethylene diamine. So this experimental setup proves conclusively, ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि आपकी स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये रिएक्शन जो है SN1 मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, न कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो। एक हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमने डेवलप करा। Right? When the size of the chelate ring is increased from 5 to 6 membered ring by ethylene diamine in place by using triethylene, propylene क्या लिखना चाहिए था, मैंने गलत लिखा है, propylene diamine in place of ethylene diamine, the rate increases drastically with the increase in the size of the chelate ring. This rate increase favors the dissociative mechanism, in which the increasing steric hindrance is conducive to formation of a reduced coordination intermediate, 5 coordinated intermediate, right? So the kinetic results of the hydrolysis, एक और चीज कि अब आपने पहले जो कॉम्प्लेक्स स्टडी किया था हमने, इसमें ट्रांस कॉम्प्लेक्स था, Cl2 दो लिगेंड्स आइडेंटिकल थे और 4 लिगेंड्स ये इथिलीन डाइमीन की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर था। अब दो लिगेंड्स डाल दिए गए, मिक्सचर ऑफ द लिगेंड्स, ये Cl2 की जगह LCl, और इस L को वेरी करा गया। इस L का लेना देना कुछ नहीं, इट इज नॉट द लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप Cl है, ये साइलेंट स्पेक्टेटर है। लेकिन देखा गया कि सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में जिसमें इथिलीन डाइमीन सेम है, बाकी रिएक्शन कंडीशन सेम है, सिर्फ Cl लिविंग ग्रुप भी सेम है, इनकमिंग ग्रुप वाटर है इन द एसिडिक सोल्यूशन। तो ये जो साइलेंट स्पेक्टेटर है L, इसका नेचर चेंज कराया गया और देखा गया कि रेट ऑफ द रिएक्शन does not remain constant. It varies and varies in a specific way. Reveals that some interesting facts about the steric factor. For ligands, when L is OH negative, Cl negative, thiocyanate, the cis isomer reacts more. अब इस कॉम्प्लेक्स में cis और ट्रांस आइसोमर हो सकते हैं। L और C अगर एडजेसेंट कॉर्नर्स पे हों ऑक्टाहेड्रॉन में तो cis कहेंगे, अगर अपोजिट कॉर्नर्स पे हों तो ट्रांस कहेंगे। तो देखा गया कि अगर हम सिस आइसोमर से रिएक्शन स्टार्ट करें
तो अगर ये हूँ लिगेंड्स, OH नेगेटिव हूँ, Cl नेगेटिव हूँ, थायसाइनेट हूँ, तो सिस आइसोमर बहुत तेज, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है ट्रांस के मुकाबले में। और दूसरी बात, सिस आइसोमर जो है 100% रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 100% सीसी होगा, जबकि ट्रांस में 100% रिटेंशन नहीं होगा और रिएक्शन बहुत स्लो होगी। ये दो ऑब्जर्वेशन है। नंबर वन, कि जब ये अपना लिगेंड्स जो है OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव और थायसाइनेट है, जब ये वाले हैं L, तो अगर हम सिस आइसोमर से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, रिएक्शन बहुत फास्ट है, रेट कांस्टेंट बड़ा हाई है, और दूसरा कन्फिगरेशन प्रोडक्ट में भी 100% सीसी आएगा। लेकिन जब ट्रांस आइसोमर इन्हीं लिगेंड्स का यूज करेंगे तो रिएक्शन बहुत स्लो है सिस के मुकाबले में, रेट कांस्टेंट का न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड कम है, दूसरा 100% सिस आपका प्रोडक्ट में नहीं है। सो further cis isomer reacts with retention of configuration whereas trans isomer does not। तो ये ऑब्जर्वेशंस है। देखिए L थायसाइनेट है, ये है सिस आइसोमर में क्या नाम है रेट कांस्टेंट। देखिए ट्रांस आइसोमर में कितना कम रेट कांस्टेंट है। ये परसेंटेज ऑफ सिस आइसोमर प्रोडक्ट में 100% सिस होगा, इसमें ट्रांस आइसोमर 30 टू 50 यानी 70 टू 50% सिस आइसोमर होगा। तो मिक्सचर आएगा सिस और ट्रांस का अगर ट्रांस आइसोमर से आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर OH नेगेटिव है, ये देखिए 1.3 इंटू 10⁻⁻², यहाँ देखिए 10⁻⁻3, 100% सिस आएगा, इसमें सिर्फ 25% ट्रांस आएगा। क्लोराइड है तो रिएक्शन फास्ट है, सिस में ट्रांस में स्लो है। एजाइड है तो रिएक्शन फास्ट है, ऑलमोस्ट सेम है, 100% रिटेंशन। अमोनिया है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है। और नाइट्रो है तो भी तो रिएक्शन ट्रांस में फास्ट है, सिस में। ये दो चीजें ऑब्जर्व करने वाली है अमोनिया और नाइट्रो ग्रुप में। इसमें ट्रांस में इसमें नाइट्रो में 100% ट्रांस आ रहा है, राइट। तो जो मैं बोल रहा हूं कि जो रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन है वो इन लिगेंड्स के लिए है। जब आप लिगेंड अमोनिया और नाइट्रो जैसा यूज कर रहे हैं तो एक तो रेट ऑफ द रिएक्शन सिस और ट्रांस में कोई खास फर्क नहीं है, और दूसरा सिस और ट्रांस दोनों रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन के साथ रिएक्शन हो रही है। अब इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है और इससे हमें क्या पता चला। अकॉर्डिंग टू पियर्सन एंड बोसोलो, दोज लिगेंड्स व्हिच एग्जिबिट ए स्ट्रॉन्ग सिस इफेक्ट, सिस इफेक्ट का मतलब हुआ अगर कोई लिगेंड साइलेंट लिगेंड स्पेक्टेटर लिगेंड सिस पोजीशन पे है लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट टू, तो वो रिएक्शन को एनहांस करता है उसके रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं सिस इफेक्ट। तो ये कैपेबिलिटी इनमें क्यों है, ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, तो ये इसको स्टडी करा गया कि ये लिगेंड्स जो है इनके पास क्या कैपेबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इन्होंने डोनेट किया है मेटल के साथ, मेटल को एक सिग्मा बॉन्ड बनाई है, और उनके पास एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसकी वजह से वो पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। ये कैपेबिलिटी अगर लिगेंड में हो तो वो सिस पोजीशन पे हो तो रिएक्शन को बहुत फास्ट कराता है। क्यों? क्योंकि जब लिगेंड एक बगल पोजीशन से जाता है, एक खाली जगह कोऑर्डिनेशन साइट ये छोड़ देता है, तो वो लिगेंड्स जिनके पास ये एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, वो उस लोन पेयर को यूज करके इसको कॉम्प्लेक्स ये जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं थ्रू सिस पोजीशंस। और जो मेटल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है लिगेंड के जान चले जाने से, उसको वो कंपनसेट करते हैं और इस तरह वो 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टेबलाइज करते हैं। अगर वो लिगेंड ट्रांसपोजिशन पे हो तो वो ये कर नहीं कर पाता है। तो ये वजह है कि ये जो OH नेगेटिव है, जिनके पास क्लोराइड है, इनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर्स हैं, ये सिस पोजीशन पे हो तो ये कॉम्प्लेक्स को बहुत फास्ट रिएक्ट करवाते हैं, ट्रांस पोजीशन पे हो तो ये कैपेबिलिटी नहीं कर, ये काम नहीं कर पाते हैं। जबकि अमोनिया जो है उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए रेट सिस इफेक्ट नहीं है उसमें। नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर है, पाई डोनर नहीं। मतलब ये जो सिस इफेक्ट है ये वो लिगेंड कर सकते हैं जिन जो पाई डोनर्स हों, जो थ्रू सिग्मा बॉन्ड भी डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और थ्रू पाई बॉन्ड भी उनकी कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अगर वो पाई एक्सेप्टर हों, जो जैसे कि कार्बोनाइल है, नाइट्रो है, तो वो ये सिस इफेक्ट नहीं कर। इसीलिए हमने पीछे वाले टेबल में देखा कि अमोनिया और नाइट्रो इनकी कैपेबिलिटी नहीं है ये पाई डोनर होने की, इसलिए अमोनिया के पास एक ही लोन पेयर है, दूसरा है ही नहीं। नाइट्रो के पास एक ही लोन पेयर है और उसके बाद इसके पास
एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, ये पाई एक्सेप्टर है रादर देन पाई डोनर, तो ये सिस इफेक्ट नहीं शो कर सकता है, राइट? सो these are those ligands having unshared pair of electrons in addition to the pair used in sigma bond formation. The unshared pair of electron is available to be donated to the metal in a d pi bond. This pi bonding by a cis substituent can stabilize the square pyramidal activated complex by decreasing the positive charge on the metal. This allows the reaction to proceed without extensive rearrangement, and product obtained is 100% cis. अगर ट्रांसपोजिशन पे हो तो वो फिर उसको स्क्वायर पिरामिडल से ट्रिगनल बाय पिरामिडल जाना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन नहीं होगा, उसमें 100% सिस नहीं होगा और रिएक्शन थोड़ा स्लो होगी. If the same ligand is present in the transposition, no orbital is available for overlap unless the complex undergoes rearrangement to yield the trigonal bipyramidal structure. This increases the activation energy and makes substitution reaction some more difficult and results in mixture of isomers in the product cis and trans. These ligands, those ligands which fail to exhibit a positive cis effect are of two types. Number one, those ligands which are not having lacking another electron pair to donate to the metal are those ligands which are pi acceptors like nitro. These ligands have tendency to withdraw electron via pi bonding and hence cannot operate through the this mechanism. So ये एक चीज और इंडिकेट कर रहा है, इसने प्रूव कर दिया कि ये जो एसिड हाइड्रोलिसिस है ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से ऑपरेट कर रही है, क्योंकि एक लिगेंड छोड़ के जा रहा है, एक स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बन रहा है जिसमें मेटल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिचुएशन में है, उसको स्टेबलाइज कर रहा है एक बगल वाला लिगेंड बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू पाई बॉन्डिंग. तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है. Then the another factor is inductive effect. The rate of reaction increases with increased carbon methylation substitution in cobalt. अगर आप ये वाला कॉम्प्लेक्स लें ट्रांस जो पहले हमने लिया था, इसमें हम मिथाइल ग्रुप इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएं इसमें इथिलीन डायमीन रिंग में, तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन रिच होता जाएगा, which in turn sends more electron density towards nitrogen, and nitrogen in turn sends more electron density towards metal. Therefore, there is more charge density on the metal. और जितना मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो उसको क्लोराइड लिगेंड को किक आउट करने में ज्यादा मदद करेगा. So this inductive effect also indicates that the mechanism adopted by the acid hydrolysis is SN1. This may be due to inductive effect. By increasing alkyl substitution, the electron density is donated towards cobalt center. More electron density is donated towards cobalt center, thereby assisting the dissociation of chloride ion. The influence of inductive effect has also been studied by studying a reaction rate constant for the acid hydrolysis. ये एक रिएक्शन है जिसमें इथिलीन डायमीन दो है, यहाँ पे गलत लिखा मैंने, इथिलीन डायमीन बिस, देन पिरिडीन, उसका डेरिवेटिव पिरिडीन और क्लोराइड, 6 कोऑर्डिनेशन है. तो यहाँ पे भी गलती है, ये कोबाल्ट इथिलीन डायमीन बिस है, 2 इथिलीन डायमीन, 4 कोऑर्डिनेशन हो गया, और पिरिडीन के एक्स मतलब पिरिडीन नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डेड होता है मेटल के साथ, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन किए. अगर सिंपल पिरिडीन हो, एक्स हाइड्रोजन है, तो ये उसका पीकेबी होता है, dissociation, the capability to act as a base is जिस तरह pH है उसी तरह pKb, lower the value of pKb numeric value, stronger the base. ये 8.882 है इसका pKb, और ये एसिड हाइड्रोलिसिस का रेट कांस्टेंट 1.1. जो ही 3 पोजीशन पे पिरिडीन रिंग में मिथाइल ग्रुप डाला गया, the base strength increases, it becomes a better base because lone pair का अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन एटम पे बढ़ गया और ये बेस स्ट्रॉन्गर हो गया. देखिए अपना एसिड हाइड्रोलिसिस का रेट कांस्टेंट भी बढ़ गया. 4 मिथाइल पे पैरा पोजीशन पे डाल दिए
और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन गई तो रेट कांस्टेंट और बढ़ गया। 4 मिथॉक्सी डाल दिया, रेजोनेंस भी ऑपरेट करेगा, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो रेट कांस्टेंट और बढ़ गया। सो देयर इज 1:1 कोरिलेशन between the base strength of the pyridine, which is a spectator ligand again। ये इसका ना ये लीविंग ग्रुप है ना ये मतलब इसका कोई रोल नहीं है सब्स्टिट्यूशन में, इट्स अ स्पेक्टेटर लिगेंड, बट इट इन्फ्लुएंसेस द charge or the magnitude of the electron density on the metal. The substitution on the structure of the pyridine influences the amount of electron density on the central atom through inductive effect, and that influences the base strength of the pyridine, and the base strength of the pyridine goes hand in hand with the magnitude of the rate constant, acid hydrolysis rate constant. So this observation also proves that the mechanism which adopted by the acid hydrolysis reaction is dissociative rather than associative mechanism. So then दूसरी तरह का रिएक्शन, ये तो सिंपल एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन थी। दूसरी तरह का रिएक्शन जिसमें एसिड हाइड्रोजन आयन अपीयर होता है, इसमें अपना rate law में, in some systems rate of the hydrolysis has been found to be acid catalyzed and protonated species is formed as a reactive intermediates. These systems fall into two categories. कई बार मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रेट लॉ में आपको दिखती है, तो इसका मतलब वो सिंपल इसका मतलब हाइड्रोजन आयन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेट डिटरमिनिंग स्टेप में ये पार्टिसिपेट कर रहा है। These systems fall into two categories. Number one कैटेगरी वो है जिसमें आपके लिगेंड्स एक वीक एसिड का कंजुगेट बेस है। So complexes having ligands derived from weak acid like फ्लोराइड है, ये एक वीक एसिड, इसका जो एसिड है फ्लोराइड एक बेस है जो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका किस एसिड से डिराइव हुआ है, अपना HF से, या एसिटेट है वो एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ, कार्बोनेट है, नाइट्राइट है, एजाइड है, दीज आर bases or ligands which have been derived from weak acids। तो इस तरह के लिगेंड अगर लगे हों कॉम्प्लेक्स में, तो जब उनकी सब्स्टिट्यूशन होती है तो कई बार देखा गया कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव। सो कोबाल्ट टू इथिलीन आई मीन X2 where X is nitro और azide, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में कॉम्प्लेक्सेस हैविंग, दूसरा केस है कॉम्प्लेक्सेस हैविंग पॉलीडेंटेट लिगेंड, जिसमें कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है ही नहीं, बल्कि जैसे निकल इथिलीन डायमीन ट्रिस है, आयरन बाइपिरिडाइल कॉम्प्लेक्स है ट्रिस कॉम्प्लेक्स, या कोबाल्ट ऑक्सलेट कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम ऑक्सलेट है, रोहोडियम ऑक्सलेट है, निकल EDTA है, आयरन EDTA। इसमें EDTA का या ऑक्सलेट मॉलिक्यूल चला जाएगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, बाइपिरिडीन चला जाएगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो इसमें देखा गया कि अपना रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो पहला सिचुएशन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कैटेगरी A the acid hydrolysis is attributed to the tendency of the strongly acidic basic ligand, जिसमें आपका लिगेंड एक वीक एसिड का कंजुगेट बेस है, ऑब्वियसली वो बेस स्ट्रांग होगा, तो जो ही हम एसिड में डालेंगे तो वो बेस जो है वो हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट करेगी अपने साथ, और जैसे एसिटेट है तो एसिटेट H पॉजिटिव के साथ मिलके एसिटिक एसिड बनेगा। कोई भी कार्बोक्सिलेट हो एसिटेट होगा तो यहाँ CH3 होगा, बट R इज जनरल, एनी कार्बोक्सिलेट कैन बी देयर। तो फर्स्ट स्टेप यही होगा, द रिएक्शन में बी फॉलोड बाय एक्वेशन, फिर दूसरे स्टेप में यही स्लो स्टेप हो और अगला स्टेप फास्ट हो कि वाटर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर आ रहा अंदर और बाहर जो है अपना एसिटिक एसिड या जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड चला गया। या दूसरा मैकेनिज्म है कि ये स्टेप है ही नहीं, एसिड का रोल है ही नहीं, सीधा ही जो नॉर्मल रिएक्शन हो रही है एसिटेट बाहर जा रहा है, 5 कोऑर्डिनेट का इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर वाटर अटैक। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि एक है रिएक्शन थ्रू दिस पाथवे जा रही है, एक इस पाथवे को
ये मतलब बाईपास करके नॉर्मल जो हमने अभी तक मैकेनिज्म पढ़ा कि एक एनायनिक लिगेंड चला जाता है, 5 कोऑर्डिनेट का इंटरमीडिएट बना रहा है और वो बाद में रिएक्ट कर रहा है फास्ट स्टेप में और एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। तो अगर हम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करें और इस बात को दिमाग में रखें कि कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड स्पीशीज इज वेरी स्मॉल इवन अंडर स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन अगर नॉर्मल ये रेट से ये चले रिएक्शन नॉर्मल विदाउट फॉर्मिंग दिस इंटरमीडिएट, जो हमें अभी तक SN1 मैकेनिज्म पढ़ा, तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है सिर्फ एसीटेट आयन पे डिपेंड कर रही है। ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट जो एसिड हाइड्रोलिसिस में होता है। दूसरा है कि KH पॉजिटिव जो कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसमें एसिड ये अपना सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन भी और H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन, वेयर KH पॉजिटिव इज K2 into K। अगर आप मैंने शॉर्टकट किया है यहाँ पे, हम क्या करेंगे पहले ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, K लिखना चाहिए था यहाँ पे, बिग K इज इक्वल टू दिस इज कंजुगेट बेस डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन दिस इनटू दिस। ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन बाद में कितनी होगी, दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस इनटू दिस, then we'll write rate of the reaction depends upon this step, this is the rate determining step, K2 into concentration of this water immaterial है वो कांस्टेंट है। तो K2 फिर इसकी कंसेंट्रेशन की जगह, ये कंजुगेट बेस है, इसकी जगह लिखेंगे K बिग K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू दिस। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है K2 into K, बाद में उसको K2 K को KH पॉजिटिव लिखा है। तो इसमें ये सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, इसको कॉमन निकाल दीजिए आप, ये बाहर निकाल दिया मैंने, इसमें आ गया K1, इसमें आ गया K2 K जो कि यहाँ पे था बिग K इंटू H पॉजिटिव। तो ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट आपका क्या है, K1 प्लस K2 K इंटू H पॉजिटिव। ये K थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट नहीं है। तो अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें K ऑब्जर्व्ड और H पॉजिटिव के अगेंस्ट, Y एक्सिस पे K ऑब्जर्व लें और X एक्सिस पे H पॉजिटिव लें, तो एक लीनियर ग्राफ लाइन आनी चाहिए जिसका इंटरसेप्ट K1 हो और जिसका स्लोप जो है वो K2K हो, और वहां से सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करा गया और देखा गया कि जो हम जैसे एसिटिक एसिड है ना, CH3CO लिगेंड है, बाद में इसको ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड बनाया गया। जो आप इसकी एसिड स्ट्रेंथ जो इंक्रीज करेंगे, तो ये अपना H पॉजिटिव उसके पास रखने का टेंडेंसी कम हो जाएगा और ये रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो हो जाएगा। समझ आ रही नहीं, मैंने थोड़ा जंप किया यहाँ पे, मैं दोबारा बोलता हूँ। जो ही आप ये एसिटेट में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स में लेता हूँ ये अपना कोबाल्ट NH35 CH3CO हो, दूसरा कॉम्प्लेक्स लेता हूँ कोबाल्ट NH35 CH3CO की जगह जो CH3 है उसमें 3 हाइड्रोजन है, उन 3 हाइड्रोजन की जगह में डालता हूँ CH3, मतलब उसको मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन डालता हूँ। मिथाइल सब्स्टिट्यूशन डालूंगा तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोक्सिलेट कार्बन की तरफ हो जाएगी और ये जो एसिटेट है ये और वीकर एसिड बनेगा। जो ये वीकर एसिड बनेगा तो वो रेट ऑफ द रिएक्शन, इसका वीकर एसिड बनेगा तो इसका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अगर एसिड वीक है तो बेस स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है तो उसका H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करने का टेंडेंसी और बढ़ेगा और ये स्टेप बहुत फास्ट हो जाएगा और रेट ऑफ द रिएक्शन जो है और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। उसके मुकाबले में जो ही मैं उस CH3 पे 3 फ्लोराइड डाल दूं, ट्राइफ्लोरो एसिटेट बनाऊं, ट्राइफ्लोरो एसिटेट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हाइड्रोजन नहीं लेगा, इसलिए ये स्टेप स्लो हो जाएगा और रेट ऑफ द रिएक्शन, जो स्लोप है रिएक्शन का यहाँ पे स्लोप जो है वो ये देगा, वो कम हो जाएगा, इसलिए आपका रिएक्शन जो है फ्लैट हो जाएगी। मैंने शायद वो ग्राफ, ओ सॉरी, मैं कल दिखाऊंगा ग्राफ हाथ से बना के किस तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्सेस में रिएक्शन होगी। अभी 2 मिनट रुको, मैं कागज पे ड्रा करूं और बता दूं। अभी है टाइम, जस्ट अ मिनट।
क्या प्लॉट करना है, के ऑब्जर्व करना है y एक्सिस पे और H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन राइट साइड। NH3 5 CH3 3 times and CO. नहीं, ये डालेंगे CH3 CO। भाई यहीं पे हो ना? हेलो। यस सर। यस सर। वेट, हाँ 2 मिनट वेट करना, आ गया, नहीं तो भाग जाओगे। अब मैं फोटो लूंगा ना मोबाइल से इसका, फिर आप इधर दिखा दोगे। एक सेकंड। हाय, एक सेकंड। कैम स्कैम में भी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, ये भी मुसीबत है। समझ आ रही मैं क्या कह रहा था बात? हाँ, खारगे, क्या है लड़के का नाम? खारगे भाई, हाँ जी सर। पुत्रा मेरे बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? सर बड़ा कंफ्यूज टॉपिक है। हाँ भाई, जहां पे लॉजिक हो ना वहीं पे कंफ्यूज हो जाता ना आदमी। इसमें लॉजिक देखो, इसमें एक एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे सुप्रीम होता है। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उससे इन्फ्रेंस निकालते हैं कि अगर मेरी चाची की मूछ होती तो उसको मैं चाचा कहता, ये वही बात है ना? तो एक रेट आपके रिएक्शन को मॉनिटर किया जा रहा है, काइनेटिक्स को बेसिकली यूज किया जाए डिफरेंट तरीके से, स्ट्रक्चर्स चेंज करके, प्रोडक्ट्स ये अपना सबस्ट्रेट के कंपोजिशन चेंज करके, लिगेंड्स को चेंज करके, और उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा ओवरऑल रेट पे, उससे नतीजे निकाले जा रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा। राइट, इसको यही तो यस लॉजिक सर। होता है साइंस में, ठीक है ना? यस एक सर। सेकेंड। अच्छा, आपको अब जब तक मैं इसको, अब मैंने इसको ईमेल किया वहां से उतारूंगा ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ रिडिफ पे ना उसकी फोटो आ रही है फ्रंट पेज पे, केट विंसलेट। किस किस ने टाइटैनिक मूवी देखी है? टाइटैनिक मूवी देखी है? यस सर। यस सर। हाँ, तब तो तुम लोग बहुत छोटे होंगे जब ये फिल्म आई थी। तो अब ये हीरोइन जो है बूढ़ी हो गई है बेचारी, बड़े साल हो गए, 10-15 साल हो गए। अच्छा जी, बस एक सेकेंड, शायद इससे थोड़ा सा बात और क्लियर हो जाएगी। अभी आपको दिख रहा है ना ये ग्राफ? यस सर। सर। हाँ जी, देखो मैंने क्या किया, मैंने के ऑब्जर्व को प्लॉट किया। मैं दोबारा वो रिएक्शन ये दिखा रहा हूँ। के ऑब्जर्व जो है वो है K1। K1 क्या है? K1 है कि अगर रिएक्शन सिंपल SN1 फॉलो करती, कि पहले एसीटेट चला जाता, 5 कोऑर्डिनेट का इंटरमीडिएट बनाता और उस पे वाटर अटैक करता और 6 कोऑर्डिनेट, ये K1 है।
वो इंटरसेप्ट हो गया। आपको मालूम है इंटरसेप्ट क्या होता है कि वाई एक्सिस से ऊपर कितना है वो डिस्टेंस, वो मैं ये दिखा रहा हूं। ये यहाँ पे ये है K1, मान लीजिए ये K1 है यहां से यहां तक, इसमें K1 में 0 दिखा रहा हूं, इसमें भी 0 दिखा रहा हूं। तो उसके बाद है K2K, राइट, ये एसिड कैटालाइज पोर्शन है। तो मैं बता रहा हूं तीन कॉम्प्लेक्सेस, देखिए एक है कोबाल्ट NH3 5 और सिंपल एसीटेट, एक है ट्राइफ्लोरो एसीटेट और एक है CH3 3 टाइम्स। ये थोड़ा फिर गलती होगी लिखने में, ये CH3 मतलब एक तीनों हाइड्रोजन को CH3 से सब्स्टिट्यूट करा है। तो इन तीनों में अगर मैं खारगा भाई पूछूं कि सबसे वीक एसिड कौन है, तो मैं कहूंगा ये, जिसमें तीनों हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट यस करा है। सर, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। हाँ, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है CF3, क्लोरीन वाला। ठीक है, और इंटरमीडिएट है ये वाला, ठीक है। जब एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो इसका मतलब उसका बेस जो है बहुत वीक है। बेस वीक का मतलब है उसको हाइड्रोजन के साथ अटैच होने का कोई चाहत नहीं है। इसलिए ये जो ये अपना पीछे जाऊं, और ये वाला पोर्शन जो है के ऑब्जर्व का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम यही K1 ही रिएक्शन होगी, राइट। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। देखो स्ट्रेट लाइन मैंने लिखा, ये फ्लैट कर्व बताई ना मैंने, यस सर। इसका मतलब है रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन H पॉजिटिव। समझ आ गई यार, ये बड़ी बातें हैं, ये यस एक्चुअली सर। दूसरी सेमेस्टर में होना चाहिए। अपना ये स्मृति शर्मा, जिसको एक बार ही बोल रही थी ये अपना समझ नहीं आता, वो है यहाँ पे स्मृति? जी सर। हाँ, हेलो। हाँ जी सर। देखो इन तीनों एसिड्स में ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब उसकी बेस वीक है। वीक बेस का मतलब है उसको हाइड्रोजन आयन के साथ मिलने का कोई चाहत नहीं है। तो इसका मतलब है जो हम मैकेनिज्म लिख रहे हैं इसमें कि पहला स्टेप है ये H पॉजिटिव अपने साथ जोड़ लेगा, वो काम नहीं होगा यहाँ। आई समझ? यस सर। मैं पीछे स्टेप में दोबारा जाऊं, ओहो क्या हो गया। पहला स्टेप जो मैं लिख रहा था ना कि H पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, ये वाला काम नहीं होगा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में। ये सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिसमें 3 CH3 हूं, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड में, वो सबसे वीकेस्ट एसिड होगा और बेस उसका सबसे स्ट्रांग होगा। तो जब बेस स्ट्रांग होगा तो वो जो है कर्व एच जो है वो, पॉजिटिव को ले लेगा। हाँ स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। और सबसे वीक ये मतलब इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का ये होगा, और इसका भी स्लोप पॉजिटिव होगा। इंटरसेप्ट यहाँ 0 होगा और इसमें मैक्सिमम इंटरसेप्ट होगा और स्लोप आपका 0 होगा। तो ये एक एग्जांपल फ्रॉम द दिस इज एक मैकेनिज्म जो हमने प्रपोज किया किन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, जिनके पास एक जो लिविंग ग्रुप है वो ऐसा है कि वो एक वीक एसिड का कंजुगेट बेस है। और अगर ऐसे कंपाउंड को एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहला स्टेप होगा कि वो H पॉजिटिव आयन को अपने साथ अटैच करेगा, और वो फिर ये अपना कंजुगेट एसिड जो है वो ये अपना एसिड जो है वो लिविंग ग्रुप बनेगा। तो इस तरह का मैकेनिज्म ऑपरेट, ऐसे कंपाउंड्स में रेट ऑफ द रिएक्शन डज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये मूड पॉइंट है। और दूसरी कैटेगरी जो हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्सेस हों जिसमें मोनोडेंटेट लिगेंड लिविंग ग्रुप है ही नहीं, ऑक्सिलेट क्रोमियम ऑक्सिलेट कॉम्प्लेक्स है, अपना निकल ट्रिसिथिलीन डायमीन का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट अपना EDTA का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें मोनोडेंटेट लिगेंड लिविंग ग्रुप है ही नहीं, लिविंग ग्रुप एक बाइडेंटेट ने जाना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ने आना है। तो ऐसे कंपाउंड्स का रिएक्शन भी जब ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। For complexes of this category, the mechanism is similar to given category 1 operates, however weak basicity। अब जैसे बाइपिरिडीन का कॉम्प्लेक्स है आयरन के साथ, तो ये इतना ज्यादा अपना बेसिक नहीं है। बाइपिरिडीन does not favor
appreciable concentration of such entities, ये इसको कोई खास इतना वो नहीं है H पॉजिटिव के साथ जुड़ने का टेंडेंसी, and this does not explain the limiting rate rate. Limiting rate का मतलब बहुत high rate constant होता है at high concentration of acid, which means complete protonation, completion of protonation. An acceptable mechanism in this case, in these reactions occurs by opening of the chelate ring, which is followed by protonation of the free end and then loss of the protonated ligand. इस तरह का mechanism कि ये आयरन के साथ 3 बाइपिरिडीन जुड़े थे, मैंने 2 दिखाए हैं बंद और एक दिखाया थोड़ा स्ट्रक्चर के साथ। पहला स्टेप जो है स्लो स्टेप की एक बॉन्ड टूटती है, उसके बाद ये घूमना शुरू करता है क्योंकि फ्री है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है बीच में, तो ये इस साइड चला गया, फिर वो प्रोटोनेट हो जाता है और जो ये प्रोटोनेट हो जाता है फिर ये यहाँ से टूट जाती है बॉन्ड और एक 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं और एक प्रोटोनेटेड बाइपिरिडीन रिंग चली जाती है ये लिविंग ग्रुप। तो इस तरह का मैकेनिज्म, इसका रेट ला बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने लिखा नहीं, तो दिस इज एनफ फॉर यू। नाउ एक और फैक्टर है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, जिससे हमें मैकेनिज्म के बारे में आइडिया। तो अगर हम 2 कॉम्प्लेक्सेस लें, एक के ऊपर 2+ पॉजिटिव चार्ज और एक के +3+, तो उससे क्या रिएक्शन दोनों का अंदर ये अपना लिगेंड्स लगभग सेम है, तो उससे क्या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, ये भी स्टडी करा गया। जो ही देखा गया कि पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर बढ़े, the increase in positive charge on the complex decreases the rate of acid hydrolysis. वो क्यों? इससे पता चला सीधे सीधे कि कंपाउंड जो है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा है या एडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि डिसोसिएशन में पहला स्टेप है नेगेटिव चार्ज लिगेंड चला जाता है, और अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जाना बहुत मुश्किल होगा। तो जितना आप पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर बढ़ाएंगे, नेगेटिव चार्ज एनायन का बिछड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो रोएगा, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। The decrease in the reaction rate is observed as the charge of the complex increases. A dissociative nucleophilic substitution seems to be operative. Hence, for example, acid hydrolysis of this react complex. देखिए इसमें 2 क्लोराइड है, पॉजिटिव चार्ज है 1, इसमें एक ही क्लोराइड है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये कॉम्प्लेक्स एक ही पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 2 पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन दोनों में क्लोराइड का होना है वाटर से। ये रिएक्शन जो है सेकंड वाली रिएक्शन 100 टाइम्स स्लो है, पहली वाली रिएक्शन 100 टाइम्स फास्टर है, क्योंकि पहली वाली में पॉजिटिव चार्ज कम है, इसलिए क्लोराइड का बिछड़ना आसान है। दूसरी वाली रिएक्शन में क्लोराइड पॉजिटिव चार्ज 2+ है, इसलिए क्लोराइड का बिछड़ना मुश्किल है। तो ये बात, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सीधे सीधे हमें एक आइडिया देता है कि एसिड हाइड्रोलिसिस में डिसोसिएटिव मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। ठीक है, ये देखिए फास्ट स्टेप, द इंक्रीज इन चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स वुड मेक द ब्रेकिंग ऑफ द एमएल बॉन्ड मोर डिफिकल्ट, हेंस रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस। हाउएवर इफ इट टेक्स, अगर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता तो प्रैक्टिकली अनचेंज होना चाहिए था रेट ऑफ द रिएक्शन, बट दैट डज नॉट हैपन। टाइम हो गया, अगली बार